नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभयकांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ेंगे। इससे पहले हम संसाधन को विषय में जान चुके हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम जल्द ही कुछ ही दिनों में 2 से 3 दिनों में कक्षा 10th की पुस्तक के खत्म होते ही आपको प्रश्नावली श्रृंखला लाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी पर संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उन प्रश्नों का संकलन तैयार किया है। उन प्रश्नों को लाएंगे और उन प्रश्नों का फिर उत्तर हम देखने का प्रयास करेंगे। आप वहां से अगर उन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा से शायद ही कोई प्रश्न बच जाए। ठीक है। दूसरी बात कि मेरे अक्सर हर वीडियो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में एक चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको जो बार-बार ढूँढना ना पड़े। अगर पार्ट वाइज़ बनाऊँगा तो आपको वो च पार्ट वाइज़ ढूँढने में फिर परेशानी भी आएगी। दूसरी बात कि आप एक बार में उस बड़े लेक्चर को देख नहीं पाएँगे, तो आप 2 या 3 बार या 4 बार करके उस लेक्चर को देखने का प्रयास करें, ठीक है? हालाँकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको बहुत चीज़ें अच्छे से सीखनी होती हैं, वो तो फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेक्चर उनके लिए छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है? लेकिन हो सकता है आपकी उम्र कम है, तो आपको थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, जो धैर्य जो है, कंसंट्रेशन है, उसको बनाने में थोड़ी दिक्कतें आएँ, क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप अभी कम अनुभव वाले हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कतें आएँ। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 से 3 बार में देख लिया करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाया करता है। चलिए आइए, यह चैप्टर तो अत्यंत छोटा है, जल्द ही इसे खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। तो वन के विषय में आपको पता ही है, वन अर्थात जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। वन्य जीव, वन में क्या पाए जाएंगे? वन्य जीव। तो चाहे वन हो जाए या वन्य जीव हो जाए, ध्यान रखिएगा, दोनों हमारे लिए क्या है? संसाधन है। हम इन्हीं संसाधनों के विषय में विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर संगीत का कुछ, गाना का कुछ लिरिक्स दिया गया है, समझ लीजिए आप। इसमें कहता है क्या? नारक मेरे ईश्वर, नारक कौन है? नाम है ईश्वर का। तो कहते हैं, नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। जनक मतलब जन्म देने वाले, पिता, संगीत के जन्म देने वाले आप हैं। ओह नारक मतलब हे नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मतलब संगीत तो हर जगह से, जैसे नदियाँ बहती हैं तो जो आवाज़ आती हैं, वो किसी संगीत से कम नहीं होती। झरने जब गिरते हैं तो अलग आवाज़ करते हैं, है ना? पर्वतों के बीचों में अलग आवाज़ होती है, पक्षियों का कलरव होता है। कीटों का कीटें भी आप देखेंगे रात में अलग आवाज़ करती हैं। झिंगुर सुने हैं ना, आवाज़ कैसे करती हैं? लगता है कोई संगीत बजा रहा है लगातार। तो इस तरह से यह कह रहा है, कौन कह रहा है? लेप्चा आदिवासी कह रहा है, लेप्चा जनजाति कह रहा है। लेप्चा क्या है? देखिए, लेप्चा आदिवासी जनजाति है और इनका ये लोक संगीत है, और ये लोक संगीत में अपना बात संगीत के माध्यम से अपने ईश्वर से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने। मधुर मतलब क्या होता है? मीठा, और समीर मतलब हवा, मतलब मीठी-मीठी हवा जो चल रही है, इन हवाओं से भी मुझे अपना संगीत जो है ग्रहण करने दें। और मैं इस संगीत को किसको समर्पित करूँगा? आपको ही समर्पित करने करूँगा, मतलब आपको ही समर्पित करेंगे। हे नारक मेरे देव, मैं आपको ही समर्पित करूँगा। तो ये संगीत है। ये कहाँ से लिया गया है? पश्चिम बंगाल के एक लेप्चा जनजाति है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में रहती है। ये उनके लोक संगीत है उनका, है ना? चलिए, अब चैप्टर पर आते हैं। देखिए, इस ग्रह पर क्या लिखता है कि इस ग्रह पर, ग्रह मतलब पृथ्वी पर, हम सूक्ष्म जीवाणुओं मतलब छोटे-छोटे जीवाणुओं से लेके बैक्टीरिया, जो वो अत्यंत छोटे होते हैं ना, नंगी आँखों से आप साफ आँखों से नहीं देख सकते उन्हें। जोंक से लेकर वट वृक्ष, जोंक क्या होता है पता है? पानी में चलता है। और जिस भी जीव, चाहे वो जानवर हो जाए या इंसान हो जाए, उसके शरीर से अगर लग जाए तो उसके शरीर के उनको अंग को फोड़ करके खून पीना शुरू कर देता है। जब वो बहुत ज़्यादा खून पी लेगा ना, तब आपको दर्द होगा। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते थे वहाँ बाढ़ हमेशा आती थी, और पानी में चलने पर अक्सर जोंक लग जाया करता था। उसके अलावा वट वृक्ष क्या होता है? देखिए, बरगद का पेड़ होता है ये वट वृक्ष, ठीक है? बहुत विशाल पेड़ होता है, बहुत पुराना पेड़ होता है, बहुत लंबा इसका आयु होता है। इवन 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वर्ष इनकी आयु होती है। इसके अलावा हाथी, ब्लू व्हेल, तो हाथी तो पता है आपको, ब्लू व्हेल पानी में, ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव क्या होता है? वैसा जीव
जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, उसे, क्योंकि उसके पास स्तन होता है, जैसे माओ के पास स्तन होता है, माएँ अपने स्तन से अपने बालक को क्या करती हैं, दुग्धपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं। वैसे ब्लू व्हेल जो है अपने बच्चों को पिलाती है दूध। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा, ऐसे समझिए, सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है कौन है, ब्लू व्हेल है, जो कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। तो ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी, तो पृथ्वी पर जीव कितने हैं, ध्यान रखिए, करोड़ों जीव हैं। इन जीवधारियों के साथ हम रहते हैं, ये तो पता है हमें। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी क्या है, आवासीय स्थल है, क्योंकि यहाँ हम सब का आवास है, हम सभी जीव जंतुओं, करोड़ों जीवों का आवास है, इस पर हम रहते हैं। अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो करोड़ों हैं, और करोड़ों लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं। तो जीव जंतुओं से विविधताओं, जैव विविधताओं से भरा हुआ है, हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ। मानव और दूसरे जीवधारी, जो जो दूसरे जीव हैं, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जटिल पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, देखिए, पारिस्थितिकी का निर्माण कैसे होता है, समझिए। पारिस्थितिकी का निर्माण होता है, देखिए, जल मंडल, ठीक है, इसके बाद होता है स्थल मंडल, ठीक है, और एक होता है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। अब ध्यान दीजिएगा, ये वायुमंडल, ये जल मंडल और ये स्थल मंडल, इन तीनों मंडल को जब जोड़ दीजिएगा आपस में ना, तब पारिस्थितिक तंत्र तैयार होगा। कैसे, ये जब तक जल नहीं होगा तो कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है, स्थल नहीं होगा तो कोई जीव वहां पे बन नहीं सकता है, दूसरा वायु नहीं होगी तो कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो इन तीनों के योगदान होता है किसका निर्माण करने में, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में। इस पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये अगर इन पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण करते हैं, इसको समझना क्या आसान है क्या, नहीं जी, बिल्कुल आसान नहीं है, जटिल प्रक्रिया है, ध्यान समझिएगा। बहुत आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये कैसे ऐसे पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम उसके समझने का प्रयास करते ही हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। तो उस पारिस्थितिक, हम भी क्या है, मानव क्या है, उसी पारिस्थितिकी तंत्र का तो हिस्सा मानव भी है। मानव भी तो उसी जल, उसी वायु, उसी स्थल का उपयोग करके खुद का अस्तित्व बनाए हुए है, और हम उसी का हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं। विभिन्न तत्व मतलब इस पारिस्थितिकी तंत्र के जो बाकी चीजें हैं उन पर हम निर्भर हैं। जैसे हम मानव हैं, तो हम क्या पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल निर्भर है। हम क्या जानवरों पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल है। हम क्या जलमंडल पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल है। इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के चक्र पर हम दूसरे पर भी क्या है, निर्भर है। उदाहरणतया अगर मान लिया जाए तो ऐसे समझिए, उदाहरण के रूप में, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा अर्थात मिट्टी जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। तो पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते रहते हैं। समझ रहे बात को, मतलब ये फिर से बनाते रहते हैं, किसका, किसको बनाते रहते हैं, एक दूसरे को। देखिए, सूक्ष्म जीव जो छोटे-छोटे जीव होता है, ऐसे समझिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, तो सूक्ष्म जीवों को पौधे खा लेते हैं, ठीक है। पौधे जब बड़े होते हैं तो पौधे के जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उसको पशु खा लेता है। तो इस प्रकार ये पूरा चक्र जो चलता रहता है, ऐसे समझिए, ठीक है। आगे देखिए, वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल। वन तो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे जल भी मिल जाएगा, जहाँ पे स्थल भी मिल जाएगा और वायु भी मिल जाएगा एक ही स्थान पे। क्योंकि कहीं वायु है तो कहीं जल नहीं है, तो अक्सर देखने को मिलता है। क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं, कौन, प्राथमिक उत्पादक वन ही है। देखिए, वन में जो आप पढ़े होंगे, वन में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। इन्हीं पेड़ों के फल और पत्तियां खाकर दूसरे जीव अपने आप अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल। आप देखेंगे कृषि के जो फसल होते हैं उसमें विविधता पाई जाती है। वन्य में, जंगलों में जो जीवन पाया जाता है, चाहे वनस्पतियों का हो या फिर जीवों का हो, अन्य जीवों का हो, सब में क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, बिल्कुल। आकार में भी कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। कार्य में कोई बहुत धीरे चलता है, कोई रेंग कर चलता है,
और कोई बहुत तेज चलता है, कोई स्थिर है, जो पेड़ है वो स्थिर है, एक ही जगह पर है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। मतलब एक दूसरे पर क्या है, ये सब निर्भर हैं। ठीक है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों, देखिए वनस्पति जात अर्थात जितने पेड़ पौधे हैं ना उनकी बात हो रही है, और प्राणी जात मतलब जितने भी जीव जंतु है, उसमें मनुष्य भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि आप आसपास नजर दौड़ाएंगे, मतलब देखेंगे आसपास अपने, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं। कैसे प्राणी और पौधे? तो कहता है कि जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ये सच्ची बात है। वास्तव में मतलब सच में भारत जो है हमारा, वो जीवों के मामले में विविधता पूर्ण है। अच्छा, और समृद्ध है, मतलब रिच है, मतलब हमारे यहाँ जीवों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है। ठीक है, तो समृद्ध है कहाँ, विश्व में। आगे लिखता है क्या, यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या, देखिए विश्व में जितनी जैव उपजाति या जाति पाई जाती है उसका कितना प्रतिशत, 8% संख्या, मतलब लगभग कितना, 16 लाख पाई जाती है। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप सोचिए कितना ज्यादा है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपने पढ़ा है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन उपलब्ध है भारत में, पढ़ा है ना जी। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। आप कहेंगे सर हमने कहाँ पढ़ा है। देखिए चैप्टर 1 में डिटेलिंग में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला चैप्टर जाकर पढ़िए आप, वहां डिटेलिंग में बताया गया है वन एवं वन जीव संसाधनों के विषय में। तो सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। बिल्कुल प्रश्न आएगा कि सर ये जो वन के जीव होते हैं या वन वन के जो संसाधन है, इनका हमारे दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। तो कहता है ये विविध वनस्पति जात, मतलब ये विभिन्न प्रकार के वनस्पति पेड़ पौधे, और प्राणी जात मतलब विभिन्न प्राणियां जीव जंतु हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते हैं। मतलब हम इसका रोजमर्रा में इतना यूज करते हैं कि हम इसका वैल्यू ही नहीं करते हैं। कहते हैं ना जो चीज रोज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है अक्सर। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना, मतलब जो पर्यावरण के प्रति हमारा ध्यान नहीं है, पर्यावरण पर हमारा हम जो ध्यान नहीं देते हैं, हम जो लगाव नहीं है पर्यावरण से, जो हम संवेदना प्रकट नहीं करते हैं, अपनापन नहीं दिखाते हैं पर्यावरण के प्रति, उसी के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव क्या हो गया है, बढ़ रहा है। ठीक है। क्रियाकलाप में क्या आता है, अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाइए, है ना, कि मनुष्य और पेड़ का जो है रिश्ता कैसा रहा है। आप कहानी वगैरह सर्च करके गूगल में पढ़िए, इंटरेस्ट जगेगा और कुछ नहीं, रुचि बढ़ेगी, या किसी से पूछिए कहानी कि मनुष्य और पेड़ का रिश्ता कैसा होता है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, ये टॉपिक है बिल्कुल। देखिए वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास, ह्रास मतलब बताए थे पिछले चैप्टर में, कमी, है ना, वनों में तेज गति से हो रही कमी के कारण इनका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है सुरक्षा देना इनको, वनों को और वन्य जीवन को। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, यह भी जानना चाहिए। देखिए संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र जो है, अर्थात तो जो संतुलन है पर्यावरण में, क्योंकि एक जीव अगर खत्म होता है, या एक अगर मान लीजिए पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो जितने भी शाकाहारी जीव है वो जिएंगे कैसे, वो तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। और जब शाकाहारी जीव मर जाएंगे तो मांसाहारी जितने जानवर है वो मर जाएंगे। समझ रहे हैं, तो सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, संतुलन पैदा होता है इससे। तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन क्या है, जीवन जीने के लिए क्या संसाधन जरूरी है जो जीवन को साध्य बनाता है, तो जल, वायु, मिट्टी, मृदा बने रहते हैं। समझ रहे बात को ना, तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी तो जल, वायु और मृदा भी बनी रहेगी। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। अर्थात जो देखिए, जो जैसे ऐसे समझिए आप कि जो विभिन्न जातियां हैं,
ठीक है, उनमें बेहतर जनन के लिए। मतलब देखिए हर जो ऐसे समझिए जितनी भी जाति होती है या पृथ्वी पर जितने जीव है ना, उससे बेहतर जीव ही अगली बार जन्म लेता है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन थ्योरी। आपने डार्विन का थ्योरी पढ़ा होगा, मनुष्य किस प्रकार जो है ना बंदरों की समान था, फिर धीरे धीरे गोरिल्ला होता हुआ फिर मानव की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, आज भी आप देख रहे होंगे मानव के शरीर में अत्यंत बाल दिखते हैं, मनुष्य का शकल किस तरह से है, सोच कैसा है ना। तो आप ऐसे समझिए कि माइंड का विकास होने से जो है हम मानव की कैटेगरी में आ गए, वरना हम वो पशु में ही आते हैं। आज भी कई मानव पशु की तरह ही जीते हैं, पशु की तरह ही आचरण करना, भोजन करना, सब कुछ तो पशु की तरह है उनका। तो कहता है कि पशुओं में भी और वनस्पति में भी जो अगला जीन्स आता है, मतलब अगला जो जेनेटिक होगा, वो कैसा होगा, विविधता से परिपूर्ण होगा। कब होगा, जब हमारा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होगा, जब पारिस्थितिक तंत्र में सब कुछ मौजूद होगा। आगे कहता है उदाहरण के तौर पर हम जब कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती में अभी भी पारंपरिक फसलों पर हम निर्भर है। मतलब अभी भी जो पारंपरिक फसल है, जो सालों से हम बो करके उगा करके खाते आ रहे हैं, हम उसी पर तो निर्भर है। जलीय जैव जलीय जैव अर्थात जो जीव जल में रहते हैं, विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। अर्थात हम क्या देखते हैं, जो जलीय जीव है उसमें विविधता हमें कैसे मिलता है, जब हम मछली पालन करते हैं तो देखते हैं उसमें विविधता को। ठीक है, यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी हुई देखिए, शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे लगाती हुई। ठीक है, तो बांस के पौधे लगा रही हैं युवतियां। कहाँ लगा रही हैं, ध्यान रखिएगा, शांत घाटी में। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं देखिए। ठीक है, और यहाँ सूखे पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। तो आदिवासी महिलाओं का जीवन कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि ये जंगलों से जुड़ी होती हैं, ये वन से जुड़ी हुई होती हैं। तो वन से जुड़ी हुई सभी क्रियाकलापों पर इनका क्या होता है, निगाह होता है, इनकी जिंदगी जुड़ी होती है उससे। ठीक है, 1960 से 70 के दशक के दौरान, मतलब 10 सालों के दौरान क्या हुआ था देखिए। दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने, अर्थात जो पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहते थे, उन लोगों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की कि भैया पूरे राष्ट्र स्तर पर, पूरे देश के लेवल पर जो वन्य के जीव हैं उनकी सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, तो इसका पुरजोर मांग किया उन्होंने। तो भारतीय वन्य जीवन, मतलब वन्य जीवन रक्षण, वन भारतीय वन के जीवों की रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में लागू किया गया। ठीक है, मतलब 60 से 70 तक ये लगे रहे, तो 72 में जाके सफलता मिल गई, लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। मतलब अनेक नियम बनाए गए, जिसमें ये बताया गया कि वन्य में रहने वाले जीवों के आवास आवास अर्थात उनके घर की रक्षा की जाएगी। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई कि भारत में जितने भी प्रकार के जीव हैं जिनकी रक्षा की जाएगी, जिनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उनकी सूची, उनकी लिस्ट प्रकाशित की गई, छपवाई गई, ताकि लोगों को पता चले कि इस जीव की रक्षा करनी है, मारना नहीं है इसे हमें। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी जाति ऐसे समझिए कि बहुत सारी जीवों को मार दिया गया था। तो जब ये कार्यक्रम चलाया गया ना 1972 में, तो इसमें जो संकटग्रस्त जातियां थी, जो जिनकी संख्या बहुत कम हो गई थी और वो विलुप्त होने के कगार पर थी, खत्म होने के कगार पर थी, उन जातियों, उन संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन कर दिया गया। मतलब शिकार करने की मनाही हो गई कि भाई आप शिकार नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है, ये सरकार नियम बना दी है। वन्य जीव आवासों, ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव मतलब जो वन के रहने वाले जीव होते हैं, उनके आवासों का कानूनी रक्षण शुरू हो गया कि कोई उनके आवास को तोड़ेगा नहीं, मतलब जंगल नहीं काटेगा जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। समझ में आया कि जो जंगल में जीव रहते हैं उनके जीवों को मार कर उनके सींगों को, उनके चमड़ों को वगैरह को बेच देते थे लोग, कोट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पक्षी विहार स्थापित किए। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या हुआ, जो केंद्र सरकार है हमारी, वो केंद्र सरकार और कई राज्य मिलकर, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, बनाया, और वन्य जीव पशु विहार जहां पे स्थापित किए गए, जहां जो वन्य जीव है वो खुले रूप से क्या कर सके, घूम सके। पशु विहार मतलब जहां पशु लोग घूम सके, विहार करना मतलब घूमना होता है, ध्यान दीजिएगा, अपने मर्जी से जी सके वहां पे।
जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, ध्यान दीजिएगा, जिनका परियोजना मतलब कई सारे कार्यक्रम बनाए, जिनका उद्देश्य क्या था? उन कार्यक्रमों का उद्देश्य था गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षा प्रदान करना या रक्षण करना, ठीक है, रक्षण प्रदान करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना। इन प्राणियों में बाघ था, शामिल था, एक सींग वाला गेंडा शामिल था जो असम में मिलता है आपको, ठीक है, और बाघ कहाँ मिलता है? बंगाल टाइगर आपने सुना ही होगा, बंगाल में। कश्मीरी हिरन कश्मीर में, अथवा हंगुल, तीन प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। अब देखिए ये क्या है, जो साफ पानी में मतलब मीठा पानी में, नदी वाला पानी में मिलने वाला कौन? मगरमच्छ। दूसरा लवणीय जल मगरमच्छ, जो समुद्री इलाके में रहते हैं, खारे पानी में, नमक वाले पानी में, लवण वाले पानी में, ठीक। और तीसरा क्या? घड़ियाल, जो इसी प्रजाति का है लेकिन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। एशियाई शेर और अन्य प्राणी भी इसमें शामिल थे। क्या क्या? एशिया में पाए जाने वाले शेर और अन्य प्राणी शामिल थे इसमें। किसमें? जिनको विशेष वन प्राणियों का रक्षण प्रदान किया गया, मतलब उनके लिए नियम बना दिया कि इनकी रक्षा की जाएगी, इनको मारना क्या होगा? गैर कानूनी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा कुछ समय पहले भारतीय हाथी, ध्यान दीजिएगा, कुछ समय पहले कौन? भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक वर्ड आया आंशिक प्रतिबंध, क्या होता है? आंशिक प्रतिबंध होता है मतलब थोड़ा प्रतिबंध, आंशिक मतलब थोड़ा प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। किनको? इन सभी जीवों को, ठीक है। बाघ परियोजना जान लीजिए, बाघ परियोजना 1973 में, ठीक है। देखिए वन्य जीव संरचना में बाघ, जिसको टाइगर भी बोलते हैं इंग्लिश में आप, एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, ठीक है। 1973 में अधिकारियों ने पाया, कौन अधिकारी? जो सरकारी अधिकारी थे सरकार की तरफ से, उन्होंने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई थी। आप सोचिए इनको मारने वाले कौन है, पता है आपको? इनको मारने वाले यही इंसान है, जो इसको मानव बोलते हैं आप, दानव राक्षस है मानव। तो 55,000 से मारकर कितना कर दिया? 1827। और क्यों मार रहे हैं? ऐसा नहीं कि अपनी भूख मिटाने के लिए मार रहे हैं मानव, ऐसा तो नहीं कि उसका मांस खाएंगे, भैया पैसे के लिए, लालच में उनका इस चमड़ी बेच देते थे, या खेल खेल में, है ना। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। समझ आया? बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। समझ में आया? चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, घर उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। समझ में आ रहा है ना? कौन? भारत और नेपाल, क्योंकि यहीं से जो है ना बाघों का सबसे अधिक क्या हुआ है? शिकार हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, याद रखिएगा। बाघ के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु मतलब सिर्फ ये बाघ को बचाने का एक प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है, मतलब जो बड़े आकार के जीव हैं उनको भी बचाना है। उत्तराखंड में कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, याद है ना, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा के आसपास पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार, ठीक है, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के क्या है? उदाहरण है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पूछ देगा कौन सा कहाँ कहाँ है, या नाम भी तो दे रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, केरल में पेरियार, है ना, असम में मानस, राजस्थान में सरिस्का, तो पूछ देगा राजस्थान में कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सरिस्का है या कौन है। ऑप्शन दे देगा वहां पे आपको चार।
आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात जो संरक्षण परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं वो देखा जाता है कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कितने विविध प्रकार के जीव जंतु है, तो उस पर केंद्रित होती है संरक्षण परियोजनाएं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है, मतलब कि सुरक्षा किस प्रकार किया जा सके, तो सुरक्षा के विभिन्न तरीकों की खोज की जा रही है कि इन जीवों का किस प्रकार जो है हम सुरक्षा कर पाए। उन सुरक्षा के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज हो रही है, ध्यानपूर्वक, ठीक है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है, मतलब कीटों की भी सुरक्षा किस प्रकार हो इस पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1980 और एक 1986 दोनों में आया था। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम मतलब होता है बच्चे नियम, कानून। वन्य के जीवों के लिए जो कानून आया था तो 1980 में और एक आया 1986 में। इस दोनों के तहत सैकड़ों, ध्यान दीजिए, किसको किसको, तो सैकड़ों तितलियों को, जो उनकी जाति होती है, पतंगों, भृंगों, एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्लियर है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी, मतलब लोग पेड़ इतना काटने लग गए कि 6 प्रकार की जो पेड़ थी उनकी जातियां ही विलुप्त होने लगी। सोचिए, जो करोड़ों में होंगे उनकी जातियां खत्म होने लग गई। कह रहा है भारत में वन्य जीव, पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। तो बिल्कुल मैप में देखिएगा कहाँ कहाँ है। असम में कहाँ पे है? मानस, ठीक है, कोई और राजस्थान में सरिस्का, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो ये सब देखते रहिएगा, थोड़ा आपको याद रहेगा। मैप पर देखिएगा। वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार और उनके वितरण, मतलब बंटवारा किस प्रकार हो रखा है। वन का, वन जीवों का, दोनों क्या है हमारे लिए? संसाधन है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहे, मतलब सुरक्षित करना चाहे, तो उनका प्रबंधन, मतलब उसको मैनेज कैसे करेंगे, नियंत्रित कैसे करेंगे उन वन जीवों को और वनों को, और विनियमन अपेक्षाकृत क्या होगा? कठिन। अर्थात उनके बंटवारे का नियम लगाना क्या होगा? कठिन हो जाएगा। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग अथवा विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में, मतलब सरकार ही ध्यान रख रही है विभिन्न विभागों के से सहायता लेकर के। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए। पहला है कौन? आरक्षित वन। आरक्षित वन मतलब देखिए, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, तो याद रखिएगा कितना देश में? देश में आधे से अधिक वन किस किस क्षेत्र में आते हैं? तो आरक्षित वन क्षेत्र में आते हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, सुरक्षा की बात है, तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो आरक्षित वनों क्या माना जा रहा है? सर्वाधिक मूल्यवान। 50% से ज्यादा, मतलब 50, आधा से ज्यादा क्षेत्र पर क्या है? आरक्षित वन ही पाए जाते हैं देश में। दूसरा आता है रक्षित वन। देखिए रक्षित वन क्या होता है, तो कहता है कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है? रक्षित है। मतलब 33.5%, 33.1/5, लगभग 33.5% मान लीजिए, जो वन है वो किस में आता है? रक्षित वन। अच्छा, तो इस वन में क्या खास है, ऐसा क्या करना है इसके साथ? तो कहता है कि इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ फोर्स मिलेगा आपको, इस वन को नहीं काट सकते। अच्छा, तीसरा क्या है? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत मतलब सीधा है, अ मतलब न, और वर्गीकृत मतलब बांटना, इसको बांटा नहीं गया हो। देखिए अन्य सभी प्रकार के वन जितना बच गया, और बंजर भूमि जो सरकार के पास है, व्यक्तियों के पास है, या किसी समुदाय के स्वामित्व में है, उनके पास है, इनको क्या कहे जाएंगे? ये कहलाएंगे अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, जिसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो 3 तरह से हो गया ना जी। क्या क्या हुआ? एक आरक्षित, दूसरा रक्षित, ठीक है। आरक्षित 50% से ज्यादा पर है, और रक्षित जो है वो 1/3 हिस्से पर है, मतलब लगभग 33% के आसपास है, ज्यादा 33% ज्यादा हिस्से पर है। दूसरा क्या बताया कि यहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है रक्षित वन को, ध्यान रखिएगा, और अवर्गीकृत वन जो बचे हुए समय आ जाते हैं। अब क्या कहता है कि जो आरक्षित और रक्षित वन, दोनों वन ऐसे अस्थाई वन क्षेत्र हैं, अस्थाई मतलब जो परमानेंट है, वहां पे वन रहेंगे ही वो, जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी
इमारती लकड़ी मतलब जो घर बनाने में, घर बनाते हैं जी ना, तो उसमें दरवाजा लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के और लकड़ी का काम होता है उसमें, तो उसको लकड़ी को बोलते हैं इमारती लकड़ी। ठीक है। तो जो वन क्षेत्र है, मतलब आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र है जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, कि यहाँ से क्या मिल जाएंगी, इन वनों से इमारती लकड़ी मिल जाएगी और बाकी वन के अन्य पदार्थ मिल जाएंगे वन में से। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है आरक्षित और रक्षित क्षेत्र का, तो मध्य प्रदेश में है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। अनुमान लगाइए कितना है, मतलब मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्र है ना, उसका 75% क्या है, वन ही है वहां पे। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मैप पर देखते जाइए, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, मतलब सुरक्षा की प्रोवाइड करा गया है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। मतलब इन पेड़ों को कोई नहीं काट सकता, समझिए कि वहाँ पे आर्मी फोर्स होगा, वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करता हुआ। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में, पूर्वोत्तर मतलब जो भारत के पूर्वी छोर पर है ना जी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो इन क्षेत्रों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। क्लियर है, याद रहेगा क्या है, अवर्गीकृत वन है, जो बचे हुए सब आते हैं, तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो समूह है, जो समाज है, वो उसकी देख रेख सुरक्षा का पर ध्यान देता है। क्लियर है। अब जो है यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक आता है समुदाय और वन संरक्षण। जो ये समुदाय हैं, जिन समुदायों के हाथ में आप देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व के जो जंगल है और राजस्थान के जंगल है, ये इनके हाथ में है सुरक्षा के लिहाज से। तो इनके बारे में जान लेंगे, सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करते हैं। देखिए उससे पहले यहाँ कुछ दिया गया है, देखिए ऊपर में एक एक लेख छपा हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मगरमच्छ के बारे में है, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इनको सुरक्षा प्रोवाइड किया है। बर्थ डेट्स ब्लेम ऑन डर्टी यमुना। यमुना के गंदा होने से किस प्रकार जो है, यमुना के गंदा हो जाने से क्या हुआ, जो पक्षियां हैं वो मर रही हैं, देख रहे हैं क्रिटिकली। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन इट लोएस्ट सिंस द 1970, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन वी डू। मतलब 1970 के बाद से घड़ियाल सबसे कम हो गए हैं, तो क्या गलत हो रहा है उनके साथ और क्या किया जा सकता है। तो गलत ये हो रहा है कि व्यापार के लिए उनके, ये जो घड़ियाल होता है ना बच्चे, इस घड़ियाल के ऊपर के देखिए ये खाल होता है, इस खाल को निकाल लेते हैं मार के और इसका जैकेट बनाते हैं। तो यदि आज के बाद आप याद रखिए, कोई बच्चा अगर लेदर जैकेट पहना है ना, समझिए कि वो घड़ियाल का जैकेट पहना हुआ है। सोचिए कि मतलब उसने उसके कपड़े बनाने के लिए एक जानवर का प्राण लिया गया है, सोचिए। तो लेदर की चीजें अवॉइड कीजिए, मैं चाहूंगा, ताकि इन जीवों को भी जीने का हक है। ठीक है, इनकी अपनी पारिस्थितिक तंत्र में अपना योगदान होता है इनका। चलिए आते हैं अंदर चैप्टर में। तो समुदाय और वन संरक्षण क्या कहता है, वन संरक्षण की जो नीतियां बनती है, जो नियम है, हमारे देश में कोई नई बात नहीं है ना, मतलब हमेशा से बनते रहे नियम वन संरक्षण के लिए। कहता है हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं, किस बात से, कि हाँ वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। बिल्कुल वही हमें क्या चाह रहे हैं, मानव जो है वो वनों में रहता है। आदिवासी समुदाय कहाँ रहता आया है, शुरू से वनों में तो रहता आया है बच्चे। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में क्या है, जुटे हुए हैं। क्लियर है, जो मतलब कुछ स्थानीय समुदाय ऐसे हैं जो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उनसे सहायता लेकर के अपने आवास स्थल स्थल को संरक्षित किए हुए हैं, सुरक्षित किए हुए हैं, मतलब वनों को सुरक्षित किए हुए हैं। क्योंकि इसी से ही क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल से ही, मतलब बहुत समय से, दीर्घ मतलब बड़े समय से उनकी आवश्यकताओं, जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। समझ रहे बात को। सरिस्का बाघ रिजर्व, जहां बाघ रहता है ना बच्चे, वो राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। मतलब सरिस्का वन्य जीव रिजर्व जहां, सॉरी बाघ रिजर्व जहां पे है, सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में, तो वहां के गांव के लोग वहां पे खनन के कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा।
और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब उनका मानना है कि भैया इसकी सुरक्षा हम कर लेंगे, सरकार भी दूर रहे हमारे जंगलों से, हमारे वनों से। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव, ध्यान दीजिएगा, भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। मतलब 1200 एकड़, 1 एकड़ 20 बीघे होते हैं, सॉरी 20 कट्ठे होते हैं लगभग। और 20 कट्ठे कितना होते हैं मैं बताता हूँ आपको। 20 कट्ठे लगभग हो गया बच्चे आपके लिए 4000 गज। तो आप अनुमान लगाइए कि 1200 एकड़ कितने हो गए, 1 एकड़ कितने गज हुए, 1 एकड़ हो गए 4000 गज। तो 1200 गुने 4000 कीजिए, तो इतनी जमीन जो है मतलब 5 गांव के लोगों ने क्या की, आ, उसे सेंचुरी घोषित कर दी। ठीक है, आप समझिए कि कितना लगाव है उनको। जिसके अपने ही नियम कानून है वहां पे, जो शिकार वर्जित करते हैं वहां पे शिकार नहीं हो सकता, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं ये। तो गांव के लोग कितने तत्पर है समझिए। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। देखिए, पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। देखिए क्या कहता है, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। मतलब जो जनजाति हैं, जो आदिवासी समुदाय, जो मूल वासी हैं, जो शुरू से रहते हैं वनों में, वो वनों में पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं। समझ रहे बात को, जो पूरे जंग वन है, वन की पूजा करते हैं, क्योंकि वो घर है उसका, तो घर का पूजा करना तो अच्छी बात है ना जी। जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। तो कहते हैं कि प्रकृति का जो रूप है, हर रूप की हमें रक्षा करनी चाहिए। बताइए, मानव के पास अगर ज्ञान हो, तो ज्ञान का उपयोग किसी की रक्षा करने में किया जाए, तो इसमें बुराई क्या है। ज्ञान का उपयोग तो किसी की रक्षा करना ही होता है, किसी को मारना थोड़ी। तो अब ये आदिवासी समुदाय अगर ऐसा सोचते हैं, तो ये तो बहुत मतलब क्या है, आज के शहर के पढ़े लिखे लोगों से अच्छा सोच है इनका, 10 गुना अच्छा सोच है, 1000 गुना अच्छा सोच है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है। मूल एवं मतलब जो वन जिस प्रकार थे, जैसे पुराने वन थे, उसी प्रकार आज भी ये वन है, इन्हीं विश्वासों के कारण। और कौमार्य रूप मतलब कि उनका जो पुराना रूप था, उस रूप को बचा कर रखे हुए हैं। जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट मतलब देवी देवताओं के वन कहते हैं हम। ठीक है, वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। मतलब जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ नहीं घुसते हैं। यहाँ एनसीईआरटी लिखना भूल गई है, ठीक है, 9 छूट गया है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, और आदिकाल से, आदिकाल मतलब कब से कर रहे हैं किसी को नहीं पता, इतने पुराने समय से कर रहे हैं, से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा, महुआ का पेड़ होता है और कदम्ब का पेड़ होता है, उनकी पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। बिल्कुल, मेरी शादी में भी आम के पेड़ के पास पूजा हुआ था। तो ये नॉर्मल चीज है, ये आदिकाल से चलती आ रही बच्चे। ठीक है बच्चे, हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। बिल्कुल, बहुत आप देखेंगे पीपल के पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसकी पूजा होती है। वट वृक्ष जो हजारों साल पुराना पेड़ होता है, जो जीवित रहता है, उसकी पूजा होती है बहुत जगहों पर। तो ये चली आ रही पुरानी पद्धतियां हैं। आगे देखिए लिखता है, मानव समाज में अनेक संस्कृतियां हैं। बिल्कुल, बहुत सारी संस्कृति है, और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। अर्थात प्रकृति ने जिसका निर्माण किया है, प्रकृति की जो कृति है, बनावट है, उसको सुरक्षित करने के अनेक पारंपरिक तरीके हैं मानव समाज के। कि भैया हमें ये पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, या हमें जो नदियां होती हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ये पुरानी पद्धतियां हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि भैया पवित्र मानने से अगर उनकी सुरक्षा हो रही है, उनका जान उनको नहीं मार रहा है व्यक्ति, तो एक तरह मतलब सुरक्षा अच्छी बात है ना ये। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। आप सोचिए कि अगर किसी को पवित्र मानने से उसका हम पेट भर दे रहे हैं, तो ये कितने पुण्य का काम है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकाड़ा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है, और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसमें एक कहानी आपको याद आ रहा है, हम लोग जब हम लोग छोटे थे थोड़े से, अभी तो आप लोग छोटे हैं, तो छोटे थे तो वहां पे याद आ रहा है जो काला हिरन है,
इसके शिकार के मतलब इसके केस में, काला हिरन को मारने के केस में सलमान खान को जेल हो गई थी कुछ दिनों के लिए, ठीक है, ये केस चलता रहा। तो ये है कि इन चीज़ों की आप भी कहीं अगर देखें तो इनका शिकार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिश्नोई गाँव के आस-पास जो है इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें दिखेंगी आपको, मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। सोचिए कितना सुंदर लगता होगा ये सब चीज़। क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप में क्या कहता है, आप अपने आस-पास के किसी ऐसे रीति-रिवाज के बारे में एक लेख लिखें, जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण मदद करते हैं। बिल्कुल लिखना चाहिए आपको। हिमालय में एक आंदोलन हुआ था, प्रसिद्ध आंदोलन था वो, बोलते थे चिपको आंदोलन। क्या बोलते थे? चिपको आंदोलन। इसमें चिपक जाना था, किससे? तो भैया पेड़ से। कैसे? देखिए, कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा। चिपको आंदोलन मतलब किया गया था, तो कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में यह कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों के प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अर्थात देखिए, ये जो चिपको आंदोलन है, ये सफल आंदोलन था, ऐसे समझिए आप। और ये अन्य कई क्षेत्रों में पेड़ों को कटाई को रोकने में कामयाब रहा ही, साथ ही यहाँ नहीं रहा लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि अगले लाइन को जोड़ा है, इसलिए ठीक से पढ़िएगा। तो कामयाब रहा, साथ ही साथ इसने इसी आंदोलन ने यह दिखाया कि किस प्रकार स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके जो सामुदायिक वनीकरण है, सामुदायिक वनीकरण मतलब पूरे समूह के लिए वन काम आने वाला होगा, जो जंगल काम आएगा, उस वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है, ये दिखाया इस आंदोलन ने। पारंपरिक संरक्षण मतलब पुराने तरीके से संरक्षण करने के तरीके, पेड़ों को, वनों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। मतलब पुराने तरीके से किस प्रकार, मतलब ये हो गया, ऐसे समझिए आप कि किस प्रकार जो पारंपरिक तरीके हैं, पुराने तरीके हैं, उससे किस प्रकार कृषि को बेहतर बनाया जा रहा है अब। और जैसे उदाहरण के लिए देखिए, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, और नावदान्य ने दिखाया, ये भी आंदोलन था एक, कि किस प्रकार रासायनिक उर्वरक जो होता है, जो केमिकल वाले जो खाद होते हैं, उर्वरक मतलब खाद जो खेतों में डालते हैं, उसके प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। मतलब जो हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं अपने कृषि कार्यों के लिए, तो उन रासायनिक खादों का प्रयोग किए बगैर किस प्रकार आर्थिक रूप से कृषि को संभव बनाया जा सकता है, पुराने तरीकों का, पुराने पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करके, ठीक है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन का कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। अर्थात भारत में देखेंगे किस प्रकार वनों का प्रबंधन किया जाता है, वनों का रख रखाव किया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि विभिन्न ऐसे कार्यक्रम इस क्षारित वनों में चलाए गए हैं, प्रबंध किए गए हैं, जो वहाँ के स्थानीय समुदायों की भूमिका को दिखाते हैं और उनके महत्व को बताते हैं, उजागर करते हैं कि भैया वन के प्रबंधन में कितना स्थानीय समुदाय क्या रहा है, एक्टिव रहा है ना, कार्यशील रहा है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों का शुरुआत किया गया 1988 में हुआ, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पास किया था? तो याद रखिएगा, उड़ीसा ने प्रस्ताव पास किया था। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन, जो क्षणित वनों के बचाव के लिए, क्षणित वन मतलब जिन वनों का क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो वन कट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनके बचाव के लिए कार्य करता है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है। गांव के स्तर पर क्या बनेगी? संस्थाएं बनाई जाएंगी, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। अर्थात ग्रामीण लोग भी और वन विभाग के अधिकारी दोनों मिल करके काम करते हैं। क्या करने के लिए? वनों के प्रबंधन के लिए, वनों के संयुक्त वन प्रबंधन जिसको बोला जा रहा है, तो वनों के रख रखाव के लिए बच्चे, ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए। आगे कहता है, इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन, अब देखिए मध्य स्तरीय लाभ क्या होगा इस समुदाय को, तो जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं। अर्थात ये इमारती लकड़ी नहीं काट सकते हैं, मतलब लकड़ी काट कर बेच नहीं सकते हैं, कुछ बनवा नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी वन के बाकी जो उत्पाद हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। अर्थात जो इमारती लकड़ी है, जब संरक्षण कर लेते हैं सफल रूप से, तो ये समुदाय को उस लकड़ी का लाभ भी दिया जाता है, जब इमारती लकड़ी सरकार द्वारा बेची जाती है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है।
क्या सीख मिलती है? तो मिलती है कि जो स्थानीय समुदाय है, जो वहाँ रहता है वनों के आसपास या वनों में, उसको हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल शामिल करना चाहिए। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। मतलब उनको निर्णय लेने का पूरा अधिकार दे दिया जाए, इसमें अभी देरी होनी चाहिए, देर है इसमें। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस, विकास की क्रियाएं वैसी ही मान्य होनी चाहिए। जनमानस मतलब जनता पर केंद्रित हो। ध्यान रखिएगा, जो जनता पर क्या हो, केंद्रित हो। पर्यावरण हितैषी हो, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता हो, वैसी विकास क्रियाएं। और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, मतलब आर्थिक रूप से भी सबको लाभ पहुंचाए। इस प्रकार के जो है ना विकास क्रियाओं को मान्यता मिलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का है, 487 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, देखिए स्टेटमेंट। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु, पेड़ क्या है, विशेष है, स्पेशल है, ठीक है। असीमित है, असीमित अर्थात भैया इसकी कोई सीमा नहीं है पेड़ की, इतना दयालु है ये। और उदार पूर्ण जीवधारी है, मतलब हमेशा जीवन भर उदार रहता है, दूसरों को छाया फल पूरे जीवन देता है। जो अपने सतत पोषण के लिए, मतलब अपने विकास के लिए कोई मांग नहीं करता आपसे, और दानशीलता पूर्वक बस देने के लिए आपको तत्पर रहता है। अपने जीवन की क्रियाएं भेंट कर देता है, मतलब आपको जीवन भर फल देता है, पत्तियां देता है, छाया देता है, जीवन भर देता है पेड़ आपको। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो पेड़ के बारे में गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था, इसलिए आप भी अपने आसपास पेड़ों की सुरक्षा करें। ठीक है, प्रश्न इसका हम अभी नहीं कराएंगे इसलिए कि प्रश्न सीरीज लाने वाले हैं। यहाँ पे मुश्किल से आपको दिया है तीन, दो तीन चार प्रश्न दिया है, मैं आपको इसका 40 से 50 प्रश्न लाऊंगा इस चैप्टर से, एकदम ढूंढ ढूंढ के बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए उन्हें, ठीक है, कि आप, मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो रही है। दूसरा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।